हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल एनजी मेडिकल्स। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने वल्वाइटिस डिस्कस कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू सी मेटेराइटिस। तो मेटेराइटिस ये वर्ड आपको कुछ सिमिलर लग रहा होगा किसी चीज से। तो ये वर्ड निकला है, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन कर दूं तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मेटर एंड आइटिस। तो आइटिस हम सब जानते हैं कि जहां पर भी आइटिस लग जाता है दैट मीन्स इन्फ्लेमेशन, और मेटर मीन्स होता है मेट्रियम। तो ये मेट्रियम वर्ड तो आपने सुना ही होगा। मेट्रियम लेयर्स होती हैं यूट्रस की, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम, ये तीन लेयर्स होती हैं हमारे यूट्रस की। इन तीनों लेयर्स में से किसी में भी कोई इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो हम उस कंडीशन को मेट्रियाइटिस बोलते हैं। तो पहले स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस यूट्रस और क्या है इसके लेयर्स। तो यूट्रस एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है, एक हॉलो ऑर्गन होता है जिसको हम हिंदी में बच्चेदानी भी बोलते हैं। यूट्रस के पास अपनी तीन लेयर होती हैं। सबसे अंदर वाली जो कि पीरियड्स में टूट जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है और बाहर ब्लड के थ्रू निकल जाती है पर मंथ, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये अंदर है, इसीलिए इसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। इसके बाद बीच में एक और लेयर आती है, यहां पर एक और लेयर आती है जिसको हम मायोमेट्रियम बोलते हैं। ये मायोमेट्रियम लेयर ब्लड सप्लाई कैरी करती है यूट्रस की। तो मायोमेट्रियम लेयर में अगर इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो जाएगा तो हम उसे मायोमेट्राइटिस बोल देंगे। साथ ही साथ जो आउटर लेयर होती है, जो सबसे आउटर लेयर है जो कि यूट्रस को एक तरह का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, दैट लेयर नोन एज पेरीमेट्रियम। तो हमारे यूट्रस में तीन लेयर है, अंदर वाली एंडोमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम एंड जो सबसे बाहर है जो कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है दैट इज पेरीमेट्रियम। नेक्स्ट देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको जो बताया था उसको भी मैंने मेंशन किया है, जिससे कि आप अगर इसको इंट्रोडक्शन में डालोगे तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल एंड मोर इफेक्टिव। तो मेटर मीन्स होता है यूट्रस, आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन। यूट्रस में इन्फ्लेमेशन यानी कि यूट्रस किससे मिलके बना है? तीन लेयर से मिलके बना है, अंदर वाली एंडोमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम एंड लास्ट वाली पेरीमेट्रियम। ये सबसे अंदर है, आखिरी में है, तो इसलिए ये ई से स्टार्ट है, एंडो। ये बीच में है, एम फॉर मिडिल, एम फॉर मायो, और ये सबसे लास्ट में, सबसे पार है बाहर की साइड, इसलिए पेरीमेट्रियम। सो किस तरह की ये डिजीज है? ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है क्योंकि इसमें इन्फेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा है। अब चाहे वो इन्फेक्शन वजाइना के थ्रू गया हो, चाहे वो इन्फेक्शन यूटीआई के थ्रू गया हो, चाहे वो डायरेक्ट मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम या पेरीमेट्रियम में इन्फेक्शन हुआ हो। सीवियरिटी इसकी कहां तक जाती है? ये काफी सीवियर हो जाती है। इतनी सीवियर ये कंडीशन हो सकती है कि ये इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है। इनफर्टिलिटी को हम हिंदी में बांझपन भी बोलते हैं। तो अगर एंडोमेट्रियम पूरी तरह से खराब हो गई, या मायोमेट्रियम पूरी तरह से खराब हो गई, या पेरीमेट्रियम पूरी तरह से खराब हो गई, तो आपका यूट्रस इस लायक नहीं रहेगा, इस कैपेबल नहीं रहेगा कि वो किसी बेबी को अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने दे। सो लेयर्स आप नोट कर लेना, थ्री टाइप्स की लेयर्स होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं डेफिनेशन। सो डेफिनेशन क्या बोलती है? ये जो मेट्राइटिस है ये एक तरह का इन्फेक्शन है क्योंकि इसमें आइटिस लगा हुआ है। इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो गया। कहां पे हुआ? यूट्रस के अंदर, या कह सकते हो कि यूट्रस जो तीन वॉल से मिलकर बना हुआ है, तीन अपनी लेयर से मिलकर बनाया हुआ है, उसके अंदर, जिसकी वजह से क्या हुआ कि या तो एंड्रोमेट्राइटिस हो जाएगा, या तो मायोमेट्राइटिस हो जाएगा, या तो पेरीमेट्राइटिस हो जाएगा, या तो कंप्लीट यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाएगा। मोस्ट कॉमनली आपको एंडोमेट्राइटिस के केस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉजेस। तो ऐसे कौन कौन सी कॉजेस हैं जिसकी वजह से ये यूट्रस के अंदर इतना इन्फेक्शन हो रहा है? फर्स्ट है आपका सेक्सुअल एक्टिविटी। तो अगर कोई भी पर्सन है जो कि अनसेफ सेक्स करता है और उसके पार्टनर को कोई ऐसी एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, ट्रांसमिट हो सकता है वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर हो जाएगा। नेक्स्ट है हैविंग एसटीडी, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या इन्फेक्शन। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन अगर किसी पर्सन को है तो वो जितने भी पार्टनर के साथ लिंक करेगा
जितने भी पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा सबको वो एसटीडी हो जाएगी। और ये एसटीडी कहीं ना कहीं ठीक तो जल्दी होती नहीं है, तो ये जा करके आपके यूट्रस को भी इन्फेक्टेड कर देगी। नेक्स्ट है मेडिकेशन सच एज एंटी एंजाइटी। कुछ एंटी एंजाइटी ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि आपके कह सकते हैं कि आपके वजाइना के अंदर लैक्टोबैसिलाइज होते हैं। ये लैक्टोबैसिलाइज एक तरह के गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि बैड बैक्टीरियाज को, एक्सटर्नल बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं और आपके वजाइना और आपके अंदर के ऑर्गन्स को सेफ रखते हैं। तो जैसा कि वजाइना के बाद आप देख सकते हो कि आपका सीधा क्या आता है, सर्विक्स, और सर्विक्स के बाद आपके यूट्रस का बीच वाला पार्ट आता है। तो अगर वजाइना को प्रोटेक्ट करने के लिए वो गुड बैक्टीरियाज नहीं होंगे तो इन्फेक्शन अंदर आराम से जा सकता है। तो ये मेडिकेशंस करती क्या है, मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे आपको ये बताना है कि कुछ एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस आपके गुड बैक्टीरिया यानी लैक्टोबैसिलाइज को किल कर देती हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। यूज ऑफ द स्पर्माइडाइटिस। नेक्स्ट है यूज ऑफ द स्पर्मिसाइड्स। तो ये स्पर्मिसाइड्स एक तरह के आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव चीजें होती हैं। जेल हो गया, स्पर्म्स को कंट्रोल करने के लिए जेल हो गया, फोम हो गया, है ना। इस तरह के कुछ ये कॉन्ट्रासेप्टिव मटेरियल्स होते हैं जो कि आपके स्पर्म को तो मारते मारते हैं लेकिन आपके गुड बैक्टीरिया यानी गुड बैसिलाइज को भी मार देते हैं, जिसकी वजह से वजाइना के थ्रू इन्फेक्शन पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस। तो बहुत सारे लोग जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस होती है, उनकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती है, हाई रहती है हमेशा, उनको वजाइनल इन्फेक्शन बहुत जल्दी लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो उनको वजाइना क्या, उनको कई सारे इन्फेक्शंस लग सकते हैं इजीली। बट वजाइना क्या होता है कि ओपन होता है और कहीं अगर आपने उसकी अच्छे से हाइजीनिक प्रैक्टिस नहीं करी और उसके गुड बैक्टीरिया किल हो गए तो ऑब्वियसली आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। साथ ही साथ अगर इम्यून सिस्टम भी डिले है, डिक्रीज है, तो सोने पे सुहागा। तो यही चीज हो गई डायबिटीज के केस में कि उनकी इम्यूनिटी कम होती है जिसकी वजह से उनको रिकरेंट इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। यूजिंग द हाइजीनिक प्रैक्टिस चीजें, सब्सटेंस लाइक बबल बाथ, वजाइनल स्प्रे, वजाइनल डिओड्रेंट, ये सारी चीजें आपके गुड बैक्टीरियाज को, लैक्टोबैसिलाइज को किल करने का काम करती हैं। अगर आप टब में बात करते हो, बबल बात करते हो, तो आपके वजाइना ओपन होता है, वहां पे क्या होता है कि बबल्स जाते हैं और आपके गुड बैक्टीरियाज को हार्म करते हैं। किल अगर ना कर पाए तो हाँ जरूर वीक कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका डाउचिंग। डाउचिंग एक तरह का लिक्विड होता है जो कि वजाइना के बैड ओडर, बैड स्मेल को हटाने का काम करता है, लेकिन ये बैड ओडर के साथ साथ आपके गुड बैसिलाइज को भी हटा देता है। टाइट फिटिंग क्लोथिंग। तो ज्यादा टाइट क्लोथ्स आप अगर पहनते हैं जिसकी वजह से कंप्रेस होता है आपका वजाइना, जिसकी वजह से जो आपकी स्वेटिंग होती है वो कंप्लीटली बाहर ना निकल के वहीं पे रह जाती है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन वहां पे इजीली हो सकता है। यूजिंग एन इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जैसे कि कॉपर टी हो गई, तो हो सकता है कि जो हेल्थ केयर प्रैक्टिस या प्रोफेशनल्स हैं जिसने भी कॉपर टी इंसर्ट किया है उसने सही से कॉपर टी इंसर्ट नहीं किया, रॉन्ग वे से कर दिया या रॉन्ग पोजीशन पे कर दिया या रॉन्ग जगह पे प्लेसमेंट कर दिया, तो जिसकी वजह से ये जो कॉपर टी के ये जो टी है, दोनों आर्म है, वो आपके एंडोमेट्रियम में इन्फेक्शन कर सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं साइन एंड सिम्टम्स। तो कॉजेस की वजह से कौन कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया मीन्स होता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, यानी कि पेनफुल ब्लीडिंग या पीरियड। ये इसलिए होता है कि जब आपके एंडोमेट्रियम जो कि शेड होके बाहर आती है उसके अंदर ऑलरेडी इन्फेक्शन है, ऑलरेडी आपको यहाँ पे स्वेलिंग और पेन है, तो जब आपके पीरियड्स आते हैं तो ये आपका यूट्रस आपके एंडोमेट्रियम को तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। कैसे? ये कंप्रेस करता है अपने आप को, कॉन्ट्रैक्शन करता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन करता है, पतला होता है फिर मोटा हो जाता है, फिर थोड़ा सा कंप्रेस होता है फिर रिलीज हो जाता है। इस तरह से जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो भी आपको पेन होता है, तो दोनों पेन मिला के आपको डिस्मेनोरिया करा देंगे। समझ गया? डिस्मेनोरिया मीन्स होता है पेनफुल पीरियड्स। तो जब ये वाला भी पेन है और जो पेन आता है वो भी पेन है, दोनों पेन एक साथ आएंगे तो आपको एक्सेसिव पेन होगा, जिसे हम डिस्मेनोरिया कह देंगे।
नेक्स्ट आपका डिस्पेरियूनिया। डिस्पेरियूनिया मीन्स होता है पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, वो अपने पार्टनर के साथ करेगी, तो उसको डिस्पेरियूनिया होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इन्फेक्शन यहाँ वजाइना में आ गया हो, ये आपका वजाइना है जहां पे पेनिस अंदर जाता है, तो हो सकता है कि इन्फेक्शन यहाँ पे भी हो, यहाँ पर भी हो। तो जब उसको यहाँ पे इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, यहाँ पे स्वेलिंग आएगी, रेडनेस होगी, तो उसको डिस्पेरियूनिया होगा। नेक्स्ट है आपका एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज। तो एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज क्या है? तो ऑलरेडी आप जानते हो कि वजाइना से वाइट डिस्चार्ज निकलता है, बट क्या अगर उसमें पस निकलने लगे तो क्या होगा? तो दिस विल कॉल्ड एज एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज। तो पस फॉर्मेशन अगर होने लगेगा, ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया है, तो हो सकता है कि उस वाइट डिस्चार्ज के साथ साथ पस भी निकल आए। हो सकता है कि उसके साथ साथ ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाए, पिंकिश ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, कोई टिश्यू डैमेज हो जाए, उसकी ब्लीडिंग बाहर आने लगे। सो ये सारी चीजें क्या है? एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज। डिस्कम्फर्ट विद बॉवल मूवमेंट। तो जब वो डेफिकेशन करने जाएगी, वॉशरूम जाएगी, तो जब वो स्टूल पास करेगी तो उसको पेन होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वजाइना से इन्फेक्शन आपके रेक्टम, यानी कि जो आपकी ओपनिंग होती है बैक साइड में, जिसके थ्रू स्टूल बाहर आता है, हो सकता है कि वो इन्फेक्शन आपके रेक्टम तक भी या एनस तक भी चला गया हो। नेक्स्ट आ जाते हैं फीवर पे। तो फीवर ऑब्वियसली होगा जब किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्रेंस हो जाती है आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी सोचती है कि मैं अपनी बॉडी को हीट करके, अपने आप को हीट करके इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती हूँ। इस वजह से आपको फीवर आता है। तो इस केस में फीवर आपको 99 डिग्री इन फ़ारेनहाइट आ सकता है। जनरल डिस्कम्फर्ट, अनईजीनेस और इल फीलिंग यानी मलेज। तो जनरल डिस्कम्फर्ट इसलिए होगा क्योंकि उठने में, बैठने में, सिटिंग, लाइंग, वॉकिंग, सब में आपको पेन होगा। दैट इज नोन एज जनरल डिस्कम्फर्ट। पेन इन द लोअर एब्डोमेन और पैल्विक रीजन। ये तब होता है जब आपकी कंडीशन थोड़ी ज्यादा सीरियस होने लगती है। क्रोनिक कंडीशन में आने के बाद हर जगह इन्फेक्शन फैल जाता है, जिसकी वजह से एब्डोमेन में भी पेन होगा और पैल्विक रीजन यानी कि आपके पूरे एब्डोमेन में, पूरे यूट्रस में, पूरे फेलोपियन ट्यूब में, आपके पूरे ओवरीज में, हर जगह आपको पेन पेन फील होगा। किस टाइप का पेन? क्रैम्पिंग वाला पेन। इसके अलावा सबसे वर्स्ट कंडीशन क्या है, सबसे बुरी कंडीशन क्या है कि इन्फेक्शन इतना बढ़ सकता है कि आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है। मतलब बार बार आपके एंडोमेट्रियम में इन्फेक्शन इतना बढ़ गया है कि वो ठीक ही नहीं हो रहा है, और कोई कंडीशन ऐसी आ गई है कि वो इन्फेक्शन बढ़ते 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 कहाँ चला गया? आपके फेलोपियन ट्यूब के अंदर चला गया, और फेलोपियन ट्यूब के पास से वो कहाँ चला गया? आपकी ओवरीज में चला गया। तो वंस इन्फेक्शन गोज इनटू द ओवरीज, द फॉलिकल्स विल नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस, या लेस फॉलिकल विल प्रोड्यूस, या इन्फेक्टेड फॉलिकल विल प्रोड्यूस। और हम सब जानते हैं कि हमारे फॉलिकल्स ही मिलके हमारी प्रेगनेंसी को कंप्लीट करते हैं। कैसे? आप सब जानते हो कि फॉलिकल्स जब रप्चर होता है तो हमारा क्या निकलता है? हमारा ओवा बाहर आता है, और यही ओवा आगे जाकर स्पर्म से मिल जाता है। तो एक तरह से फॉलिकल्स ही इसको बना रहे हैं, है ना? और जब फॉलिकल्स ही नहीं बनेंगे तो इनफर्टिलिटी के केस आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सबसे पहले एज ऑलवेज हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। इसके लिए आप हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हो अबाउट क्या इंट्रा यूट्राइन डिवाइस उन्होंने यूज किया था, उनको यूज कराया गया था, क्या वो मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते टाइम क्या वो कॉन्डम्स का यूज करते हैं या नहीं करते हैं। ऐसा तो नहीं कि एसटीडी की ट्रीटमेंट चल रही हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज उनको हो चुकी हो पहले। हो सकता है कि कोई एंटी एंजाइटी की मेडिकेशंस वो खा रही हों, या स्पर्मिसाइड्स का तो यूज नहीं करती हैं। ये सारी चीज आपको पूछना है। इसके अलावा आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, उनके कितने बच्चे हैं, बार बार बच्चे पैदा कर रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो स्पेसिंग मेथड यूज नहीं कर रही हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 3 साल का गैप होना चाहिए हर बच्चे में। तो इससे क्या होता है कि आपके इंटरनल ऑर्गन स्ट्रांग हो जाते हैं 3 साल में, ब्लड भी आपका सफिशिएंट बन जाता है, और आपका यूट्रस भी प्रिपेयर हो जाता है फॉर बियरिंग द नेक्स्ट चाइल्ड। तो इसके लिए ये सारी चीजें आपको पूछनी है। डाउचिंग या टाइट क्लोथ तो नहीं पहनती हैं, या मे बी उनको रिकरेंट यूटीआई हो रहा हो, या एचआईवी एड्स तो नहीं है, डायबिटिक तो नहीं है। ये सारी चीजें आप उनसे हिस्ट्री कलेक्शन में दे सकते हो।
नेक्स्ट आ जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हेड टू टो एग्जामिनेशन करने से पहले आपको क्या करना है, वाइटल साइंस चेक करना है। वाइटल साइंस में आपको टेम्परेचर हाई मिलेगा, पल्स हाई मिलेगी, बीपी में भी नॉर्मल मिलेगा, रेस्पिरेशन में भी नॉर्मल मिलेगा। नेक्स्ट हेड टू टो एग्जामिनेशन जब आप करोगे तो आपको फेस में एंजाइटी मिलेगी, डिस्कम्फर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ पेन असेसमेंट आप पेन स्केल के साथ भी कर सकते हो। पूछ सकते हो डिस्मेनोरिया तो नहीं होता है उन्हें, इसके अलावा उनको वीकनेस तो नहीं फील होती है, एब्डोमिनल पेन तो नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं यूएसजी, अल्ट्रासाउंड कराएंगे हम। अल्ट्रासाउंड में हमें इस क्लियर विजन मिल जाएगा कि अंदर एंडोमेट्रियम में इन्फेक्शन है या नहीं है। तो इसके लिए आपको कौन सा अल्ट्रासाउंड कराना है ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको कलर्ड डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराना है, कलर्ड अल्ट्रासाउंड, जिससे आपको ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है अंदर ये भी पता चल सकता है। साथ ही साथ ब्लड टेस्ट करा लोगे। ब्लड टेस्ट में आपको पता चलेगा कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके ब्लड में जा चुका है। नेक्स्ट है आपको सर्वाइकल कल्चर। तो सर्विक्स का जो म्यूकस है उसको आपको लेकर के टेस्टिंग के लिए भेजना है। तो आप एक स्टिक में, स्वैब स्टिक में हम सर्विक्स का म्यूकस लेकर के टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। इससे ये पता चलेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सर्विक्स में भी इन्फेक्शन हो रहा हो, या हो सकता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सर्विक्स में हो और हमें पता चल जाएगा कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जिसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। वेट माउंट टेस्ट। तो वेट माउंट टेस्ट वजाइना का एक तरह का टेस्ट होता है जिसमें हम वजाइना का म्यूकस लेते हैं। इस वजाइना के म्यूकस को हम कहाँ भेज देते हैं, माइक्रोस्कोप में भेज देते हैं, और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इसका होता है जिससे प्रेजेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पता चल जाता है। एंडोमेट्रियल बायोप्सी ये हम तब कराएंगे जब हमें डाउट होगा कि मे बी ये ट्यूमर का केस हो सकता है, दैट्स वाई एंडोमेट्रियम में इतना इन्फेक्शन है। इसके साथ साथ लेप्रोस्कोपी कराएंगे एंड हिस्टोस्कोपी कराएंगे। तो लेप्रोस्कोपी मीन्स होता है कि एब्डोमेन में छोटा सा कट लगाते हैं और लेप्रोस्कोप अंदर डालते हैं, एक तरह का कैमरा अंदर डालते हैं, और यूट्राइन के थ्रू आप भी सेंड करते हो कैमरा, जिससे आपको यूट्रस के अंदर वाला पोर्शन, यहाँ पे देख लो यूट्रस के अंदर वाला और यूट्रस के आसपास वाला सारा पोर्शन देखने को मिलता है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि यूट्रस के अंदर और यूट्रस के आसपास कितना इन्फेक्शन फैल चुका है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेडिकल मैनेजमेंट पे। तो एंटीपायरेटिक दोगे, क्योंकि फीवर उसको आ रहा है तो आप पैरासिटामोल दे सकते हो। एनाल्जेसिक्स में इब्यूप्रोफेन दे सकते हैं आप। इब्यूप्रोफेन बहुत इफेक्टिव एनाल्जेसिक होती है और ये आपके अंदर एंडोर्फिन नाम के हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करती है। एंडोर्फिन एक पेन किलर हार्मोन होता है। इसके अलावा सिट्स बात कर सकते हो। सिट्स बात क्या होता है, ये एक तरह का बात है जिसमें गर्म पानी में, हल्के गर्म पानी में पेशेंट को हम बैठाते हैं और उसके पेरिनियल एरिया को हीट प्रोड्यूस कराते हैं। इसके 3 फायदे हैं। एक तो हाइजीन मेंटेन होती है, सेकंड इन्फेक्शन डिक्रीज होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल होते हैं, और पेशेंट को कंफर्टेबल भी फील होता है और पेन भी कम होता है। सो कितनी देर कराना है हमें, 5 से 15 मिनट तक हम ये दे सकते हैं। थर्ड है रेस्ट कराना है। पेशेंट जितना चलेगी उतना ही ज्यादा उसको इरिटेशन फील होगी, पेन फील होगा, तो पेशेंट को रेस्ट करने के लिए हम बोलेंगे। ड्रग थेरेपी में हम क्या दे सकते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन एक तरह की कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक होती है। ये इन्फेक्शन को कम करती है और बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को भी डिक्रीज करती है। साथ ही साथ मेट्रोनिडाजोल हम दे सकते हैं टैबलेट। तो कितना दे सकते हैं वो आप देख ही लो। मेट्रोनिडाजोल देने के साथ साथ, मेट्रोनिडाजोल बहुत ही अच्छी टैबलेट्स होती हैं। ये एक तरह की एंटीबायोटिक होती हैं और ये हम जरूर देते हैं क्योंकि हमें पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज से बचाना है पेशेंट को। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में आपकी पूरी पैल्विक ऑर्गन, आपका यूट्रस, आपके एब्डोमेन के आसपास, यूट्रस के आसपास जितने भी ऑर्गन है सबको इन्फेक्शन हो जाता है। तो मेट्रोनिडाजोल और डेक्सोसाइक्लिन मिलके ये सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकती हैं। इसके अलावा आईवी इन्फ्यूजन आप दे सकते हो, आईवी दे सकते हो। जंटामाइसिन इंजेक्शन, तो जंटामाइसिन इंजेक्शन आप सभी जानते हो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा एंटीबायोटिक होता है। ये बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल करने का काम करता है।
और क्रोनिक स्टेज में हम इसे देते हैं। कितना देते हैं वो आप नोट कर लो। इसके साथ साथ जेंटामाइसिन के साथ साथ हम क्लिंडामाइसिन भी दे सकते हैं। तो क्लिंडामाइसिन भी एंटीबायोटिक होता है और ये इन्फेक्शन को डिक्रीज करता है। इसका काम है, क्लिंडामाइसिन का क्या काम है कि वो ब्लड के इन्फेक्शन को डिक्रीज करने का काम करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में आप एंडोमेट्रियल एब्लेशन करा सकते हो। ये एक तरह का सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें एंडोमेट्रियम की थिकनेस को कम करते हैं। मेनली तो ये हैवी मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे इसको किया जाता है, बट अगर एंडोमेट्रियम में कोई इन्फेक्शन है तो हम उसको इस तरह से रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। काउंसलिंग देनी है आपको। अगर उसको इनफर्टिलिटी के हाई चांस बढ़ गए हैं तो आपको काउंसलिंग देनी है कि इनफर्टिलिटी नॉट अ डिजीज, इट कैन बी क्योर। 1 से 2 साल के ट्रीटमेंट में इनफर्टिलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। सिर्फ वर्ल्ड में ऐसा जितने भी लोग ट्रीटमेंट कराते हैं 10% ऐसे लोग होते हैं जिनको ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं होता है, बाकी 90% लोगों को ट्रीटमेंट इफेक्टिव होता है। आप इस तरह से उसको मोटिवेट कर सकते हो। क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सकते हो। उसको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो रखा हुआ है तो उसके लीनेन का, उसकी हाइजीन का, उसके एनवायरमेंट का, है ना, उसके कंफर्ट जोन का, ये सारी चीजों की केयर आपको करनी है। सपोर्ट करना है, क्वालिटी लाइफ उसको देनी है। डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज जैसे कि हाइजीनिक इश्यूज हो गए, बादिंग इश्यूज हो गए, है ना, इस तरह के इश्यूज को आपको डिक्रीज करना है। कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है। ये तभी हो सकता है कि जब आप उसकी इफेक्टिवली केयर करो। और फॉलो अप एजुकेशन देना है कि मान लीजिए पेशेंट ठीक हो गया और वो डिस्चार्ज होके जा रहा है तो भी आपको हेल्थ टॉक देनी है कि डिस्चार्ज होने के बाद पेशेंट को हमेशा मेडिकल केयर वालों से लिंक में रहना है, हॉस्पिटल से। साथ ही साथ कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो तुरंत ही डॉक्टर को विजिट करना है और जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हैं वो टाइमली मेडिसिन लेनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिवेंशन में। सेमली सेफ सेक्स करोगे, कॉन्डम्स यूज करोगे तो ऑब्वियसली आपको कुछ नहीं होगा। अर्ली डिटेक्शन, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए आपको एक बार यूटीआई हुआ, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, 2 बार यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हुआ, 3rd बार यूटीआई हुआ, तो आप कब तक डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। जितना आप ज्यादा डिले करोगे उतना ही ज्यादा आपको ही प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। मल्टीपल पार्टनर्स को अवॉइड करना है। आपको पता है क्यों, किसको क्या प्रॉब्लम है क्या पता। इरिटेंट्स को अवॉइड करना है, जैसे कि परफ्यूम्स हो गए, वजाइनल परफ्यूम्स हो गया, डिओड्रेंट्स हो गया, वजाइनल वॉश हो गया, है ना, ये सारी चीजों को अवॉइड करना है। सेप्टिक अबॉर्शन को नो बोलना है। क्या है ये सेप्टिक अबॉर्शन? जो इलीगल अबॉर्शन होता है, पता चला कि लड़की है तो जाकर के चुपके से अबॉर्शन करा लिया, तो ये चुपके वाले जो अबॉर्शन होते हैं वो कोई भी हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, कोई भी आसेप्टिक टेक्निक मेंटेन नहीं करते हैं और वो कैसे भी करके आपका अबॉर्शन कर देते हैं और लास्ट में क्या होता है कि आप ही झेलते हो। इसके अलावा स्पेसिंग मेथड और कॉन्डम्स पे ज्यादा ध्यान देना है। स्पेसिंग मेथड वही हो गया 3 साल का गैप देकर के सेकंड बेबी करना है। फैमिली प्लानिंग के लिए पेशेंट को बोलना है। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस में आपका पीआईडी हो सकता है, दैट इज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो मैंने आपको बता दिया था कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज एक तरह की डिजीज है जो कि पूरे पेल्विक ऑर्गन को इन्फेक्टेड कर देती है और डेथ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका एसटीडी, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये भी एक तरह की बिग प्रॉब्लम है, जल्दी ठीक होने वाली नहीं है। कुछ तो है कि वो ठीक ही नहीं होती है, ठीक है। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती है अगर उसने मल्टीपल पार्टनर्स को यूज करना नहीं छोड़ा। रिकरेंट यूटीआई हो जाएगा अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रही है, ट्रीटमेंट छोड़ दे रही है या डॉक्टर के पास नहीं जा रही है, तो बार बार उसको क्या होगा, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो जाएगा। इनफर्टिलिटी हो सकती है एज अ कॉम्प्लिकेशन। सेप्टिसीमिया हो सकता है। सेप्टिसीमिया क्या है, ब्लड में जब पूरे ब्लड में इन्फेक्शन बढ़ जाता है, कंप्लीट ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको सेप्टिसीमिया बोलते हैं और इसमें पेशेंट की डेथ हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस डिजीज मेट्राइटिस। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आई विल लव टू आंसर यू। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं मुझसे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।